ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिनका नाम था परम वर्मा। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज के दिनों में सभी लोग यह जानते थे कि परम एक बहुत ही गरीब लड़का था। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर थी, ऐसा लोग कहा करते थे, और कॉलेज के कई लड़के मुझे प्रपोज भी कर चुके थे, मगर मेरी आंखों को जो भाया था वह लड़का सिर्फ परम था। हाँ, परम पढ़ाई में और खेलकूद में काफ़ी अच्छा था, मगर उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। कई बार तो कॉलेज से अपने घर तक आने जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरा खानदान वैसे तो बिजनेस खानदान में काफ़ी पॉपुलर था, मगर मेरे पिताजी का उस वक्त बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ था। अचानक ही उन्होंने मेरी शादी की बात मारवा खानदान के बेटे हंसराज मारवा के साथ चला दी। उस वक्त तो हम सब यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि हंसराज मारवा सिर्फ और सिर्फ स्वाति मल्होत्रा से प्यार करते थे और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते थे। मगर स्वाति से हुए रिजेक्शन के बाद हंसराज ने खानदान की लड़की की पसंद के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। यह रिश्ता एक पॉलिटिकल रिश्ता था। मेरे खानदान को मारवा खानदान के नाम की जरूरत थी। यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने मुझे यह भी कह दिया था कि मेरी बीमार माँ का इलाज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, और अगर फैक्ट्री को और खानदान को बचाना था तो मुझे किसी भी हालत में हंसराज से शादी करनी होगी। अपने परिवार की और अपने माँ की जिंदगी के लिए मैंने इस पॉलिटिकल शादी के लिए हाँ कर दी। परम का दिल टूट चुका था, मगर उसने उस वक्त काफ़ी हिम्मत दिखाई। मुझे बिना परेशान किए या मुझ पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम डाले बगैर ही वह खुशी खुशी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। मेरी शादी हंसराज के साथ कर दी गई। शादी के बाद भी मैं हंसराज से कभी प्यार नहीं कर पाई और ना ही वह मुझसे प्यार करते थे, मगर मुझे इस बात से कोई शिकवा गिला नहीं था। उन्होंने जब दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए तब भी मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मैंने उन्हें पूरी छूट दे रखी थी। अचानक ही शादी के कुछ वक्त बाद हंसराज ने मुझसे कहा कि वह मुझे किसी फॉरेन इन्वेस्टर से मिलने ले जाना चाहते थे। यह एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था जो बड़े बड़े बिजनेस में अपना पैसा लगाता था। हंसराज चाहता था कि मैं भी उस मीटिंग में उनके साथ रहूं। मीटिंग एक 5 स्टार होटल में थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। एक बहुत बड़ा सेमिनार रखा गया था। उस फॉरेन इन्वेस्टर का नाम था अक्षय वर्मा। सभी लोग अक्षय वर्मा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर अक्षय के लिए माइक तैयार रखा गया था। कुछ ही देर में ऑडिटोरियम के बाहर हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज आने लगी। लोग तेजी से दौड़कर अक्षय का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। भीड़ के बीच में से एक काफी रईस आदमी चलकर स्टेज की ओर जाने लगा। उस आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए। जब वह आदमी स्टेज पर पहुंचकर माइक के सामने खड़ा हुआ तब मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि परम वर्मा था। कॉन्फ्रेंस में जब परम ने मुझे देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं जिस परम को जानती थी वह यह आदमी था ही नहीं। चेहरा वही था, मगर चेहरे के अलावा और सब कुछ बदल चुका था। परम की बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का ढंग, सब कुछ बदल चुका था। जब लंच टाइम हुआ तब हंसराज बाकी लोगों के साथ बात करने में बिजी हो गए। मौका देखते ही परम मेरे पास आया। मैं हैरानी से कुछ देर तक परम को देखती रही। मैंने परम से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम वही इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ? परम ने मुस्कुराकर मुझे इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो, वैसे मैं एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का बेटा हूँ। हम लोग दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, मगर कॉलेज के दिनों में मैं यह नहीं चाहता था कि कोई मेरे पैसों की वजह से मुझसे दोस्ती करे।
इसलिए मैंने अपनी पहचान छुपा कर रखी थी। परम की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। परम ने मेरी ओर देखकर पूछा, क्या तुम अपने पति से बहुत प्यार करती हो? मेरे पास परम के इस सवाल का सचमुच कोई जवाब नहीं था। हम दोनों की शादी एक पॉलिटिकल शादी थी। इस शादी में इमोशंस की जगह नहीं थी, मगर हाँ, मैं अपनी होने वाले बच्चे से बेहद प्यार करने लगी थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास अपना कहने के लिए इसके अलावा और कोई नहीं था। भले ही अब तक मेरा होने वाला बच्चा मेरे पेट में था, मगर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे मेरे जीने की मकसद मिल गया था। और अब मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई ऐसा बदलाव हो जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी पर कोई असर पड़ सके। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर परम से कहा, देखो, मेरे पति को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। मेहरबानी करके तुम हमारे रिश्ते को एक राज ही रहने देना। परम ने इस बात पर मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, चलो, मिसेज मारवा से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। परम का वो टंट मेरे लिए सहन कर पाना काफी मुश्किल था। कॉलेज के बाद मैं भी इमोशनली जुड़ चुकी थी परम के साथ। परम का इस तरह का ताना सुनना मेरे लिए जहर पीने के से कम नहीं था, मगर किसी भी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। परम मुस्कुराकर कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी लोगों से बात करने के लिए निकल गया। कुछ दिनों बाद हंसराज परम के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे घर ले आए। जब वो घर आए, परम ने मुझे खाना परोसते हुए देखा और मेरी ओर इशारा करते हुए हंसराज से कहा, तुम्हारी बीवी वाकई में बहुत खूबसूरत है। तुम काफी लक्की हो जो तुम्हें इतनी खूबसूरत और समझदार बीवी मिली है। परंतु यह बात सुनकर हंसराज ने परम से कहा, जरा हमें यह तो बताओ कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। परम ने हंसराज का सवाल सुनते ही मेरी ओर देखा और कहा, मेरी किस्मत तुम्हारे जैसे नहीं है दोस्त। हाँ, मैं कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार करता था, मगर मैंने अपनी असलियत उस लड़की से छुपा कर रखी थी। मैंने उससे कहा था कि मैं एक बहुत ही गरीब लड़का हूँ। उस लड़की ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया और एक अमीर लड़के के साथ शादी कर ली, और मैं असली प्यार की तलाश में आज भी यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। परम की यह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी, मगर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाले रखा। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि परम ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वह सही था या गलत। अपनी असलियत छुपाकर परम ने भी एक तरह से मुझे धोखा ही दिया था। मगर परम की बातें सुनकर मैं अपने आप को परम के सामने एक मुजरिम समझने लगी थी। अंदर ही अंदर मैं पछताव की आग में जलने लगी थी। मेरे लिए यह तय करना बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं परम को असलियत में जानती भी हूँ या नहीं। जो आज मेरे सामने खड़ा था, अगर वह परम का असली चेहरा था, तो कॉलेज के दिनों में जो परम से मैं मिली थी वह एक भ्रम था, और अगर कॉलेज के दिनों में जिस परम से मिली थी वह उसका असली चेहरा था, तो आज मेरे सामने जो अक्षय खड़ा था वह एक भ्रम था। मेरे लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया था कि परम सही था या गलत। हंसराज और अक्षय वर्मा के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। खाने की टेबल पर दोनों हंसी मजाक करके एक दूसरे के साथ बात करने लगे। हर गुजरते वक्त के साथ आयशा के दिल पर हजारों छुरियां एक साथ चलने लगी थी। बात बात पर परम आयशा को ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इसके बाद जाने से पहले परम ने हंसराज की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हमारे फैमिली की दिल्ली में भी काफी प्रॉपर्टीज है। तुम्हें अगर कोई भी मदद चाहिए तो बस मैं तुमसे एक फोन कॉल दूर हूँ। हंसराज खुशी खुशी परम के गले लग गया, मगर यह बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी कि परम उर्फ अक्षय वर्मा यह सारी बातें हंसराज से नहीं बल्कि मुझसे कह रहा था। परम की आंखों में मैंने पढ़ लिया था कि परम हंसराज से नफरत करता था। बस वह हर बात मुझे सुनाने के लिए हंसराज को जरिया बना रहा था। कुछ दिनों बाद हंसराज को पता चला कि अक्षय वर्मा ने हंसराज के साथ बिजनेस डील आगे बढ़ाने के लिए मना कर दिया था। हंसराज की समझ नहीं आ रही था कि आखिर इतनी अच्छी तरह से बातचीत करने के बावजूद अक्षय वर्मा ने मारवा हाउस के साथ
डील क्यों कैंसिल कर दी थी। सिर्फ मैं ही असली वजह जानती थी कि आखिर परम ने ऐसा क्यों किया था। इस हादसे के बाद ना तो हंसराज कभी अक्षय वर्मा के बारे में घर में कोई बात करता था और ना ही कभी उसका कोई जिक्र करता था। वक्त बीतता गया और मेरी जिंदगी में तुम आ गए, मेरा नन्हा सा जीने का सहारा रोहित। कभी कभी मैं अपने आप को परम की जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत कोसती थी। मैं मन ही मन सोचती थी कि अगर मैंने कॉलेज के दिनों में परम को धोखा ना दिया होता तो आज हम दोनों की जिंदगी कितनी खुश और चैन से भरी होती। ना ही मुझे हंसराज के धोखे सहने पड़ते और ना ही सब कुछ होते हुए भी मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस करती। मगर जब मैं तुम्हें अपनी गोद में मुस्कुराता हुआ देखती तो अपनी जिंदगी के सारे गम भुलाकर तुम्हारे साथ खो जाती थी। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करने लगे कि रोहित तो सचमुच मारवा खानदान का अगला हेड बनने के लिए बिल्कुल काबिल है। छोटी सी उम्र में तुमने यह साबित कर दिया था कि तुम और बच्चों से काफी ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट हो, बस तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। इसलिए मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी। हंसराज ने मुझे धोखा देकर देविका को अपना लिया था। एक औरत होने के नाते मेरे लिए अब इस तरह से सब कुछ चुपचाप खामोश सहते रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लोग मेरे बारे में समाज में तरह तरह की बातें करने लगे थे। मैं चुपचाप हंसराज की हर बात अब सहन नहीं करने वाली थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने लिए भी कोई डिसीजन लेना होगा। इसलिए गुस्से में आकर मैंने अपना बैग पैक किया और कुछ दिनों के लिए मारवा हाउस छोड़कर बाहर चली गई। मगर तभी मुझे तुम्हारी किडनैपिंग के बारे में पता चला। मैं पहली फ्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली लौट आई। कई घंटों तक तुम्हारे बारे में किसी को कोई खबर हाथ नहीं लग रही थी। मारवा खानदान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि गुलेरिया परिवार ने भी मेरी रिक्वेस्ट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर वह भी तुम्हारा कोई पता नहीं लगा पाए। मैं मन ही मन से अपने आप को पूछती रही कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर जाने की गलती की। मन ही मन मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। जब किडनैपरों ने फोन करके कोई पैसे की मांग नहीं की, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि जरूर किसी दुश्मन ने तुम्हें अगवा किया था और शायद उसका असली मकसद पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी मौत था। मैं जानती थी कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम था। उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने किसी तरह एक डायरी से परम का पुराना फ़ोन नंबर निकाला और उसे कॉल लगा दिया। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि इतना पुराना नंबर परम ने अब तक रखा भी था या नहीं। मगर कुछ देर रिंग बजने के बाद परम ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही परम ने मुझसे कहा, मैंने यह नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए अब तक एक्टिव रखा है, इस पर किसी और का कॉल नहीं आ सकता। मैं जानता था एक न एक दिन जरूर तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करोगी। मैं परम की बातें सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैंने परम से कहा, मेरा बेटा किडनैप कर लिया गया है। तुमने कहा था कि दिल्ली में भी तुम काफ़ी पावरफुल हो, क्या तुम मेरे बेटे को ढूंढ सकते हो? उस वक्त परम ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढने में जरूर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे बदले में क्या मिलेगा? मैंने परम से कहा, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आखिर मैं तुम्हें दे भी क्या सकती हूँ? उसके बाद परम ने मुझे जो कहा वह सुनकर मैं हैरान रह गई। परम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मेरे साथ एक सौदा करना चाहता था, मगर उस वक्त मेरे लिए मेरे बेटे की जान बचाने से ज़्यादा और कोई चीज़ मायने नहीं रखती थी। मैंने परम से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि दिल्ली में तुम्हारी काफ़ी प्रॉपर्टी है और दिल्ली में भी तुम काफ़ी पावरफुल हो, तो क्या तुम मेरे बेटे को बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? परम ने मुझसे कहा, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करता, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज मेरी शादी है और मैं ज़रा बिजी चल रहा हूँ। मैंने परम की शादी की बात पूरी तरह से इग्नोर कर दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे कानों पर कोई शब्द नहीं पड़ रहे थे। मैं सिर्फ अपने बेटे की जान की भीख मांगना चाहती थी, जिसके बदले में मैं सिर्फ यह सुनना चाहती थी कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स
मौजूद था जो मुझ तक मेरा बेटा पहुंचा सके। तभी फोन पर परम के हंसने की आवाज आने लगी। कुछ देर बाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए परम ने मुझसे कहा, देखो शादी का मंडप तैयार है, दुल्हा भी तैयार है, बस दुल्हन ढूंढने की कमी है। तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारे बेटे की जान बचा लूंगा। मैं परम की इस तरह की बेतुकी बातें सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मैंने परम से कहा, यह किस तरह की बात कर रहे हो तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। तुम मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझसे इस तरह की शर्त कबूल करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कि चाह कर भी मैं यह शर्त पूरी नहीं कर सकती। परम ने हंसते हुए मेरी बातों का जवाब दिया और कहा, अरे मैं जानता हूँ यह मुमकिन नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कॉलेज के दिनों में मैंने जिस इंसान से इतना प्यार किया था वह आज मेरी मजबूरी पर इस तरह से हंस रहा था। कुछ देर बाद परम ने मुझसे कहा, चलो ठीक है, बिना शादी के ही मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी मदद के बदले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं उस वक्त परम की कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाती, मगर जो शर्त परम ने मेरे सामने रखी थी वह मेरे आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। परम ने मुझसे अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूंगा, मगर बदले में तुम्हें मारवा हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। तुम्हें अपने बेटे से दूर रहना होगा। तुम कभी भी अपने बेटे से प्यार नहीं कर पाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने बेटे के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करोगे। परम की इस तरह की शर्त सुनकर मैं हैरान रह गई। कोई भला इस तरह की शर्त क्यों रख सकता था? यह मेरी समझ से बाहर था। तभी परम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुझसे कहा, जिस तरह मैंने हमेशा के लिए अपना प्यार खो दिया, तुम्हारी पैसों की लालच की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई। आज मैं भी तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपने प्यार को खोने का क्या मतलब होता है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बेटे से ज्यादा प्यार तुम किसी और से नहीं करती। प्यार चाहे किसी भी रिश्ते में ढूंढा जाए, प्यार तो प्यार ही होता है। और अब मैं अपने प्यार से दूर रहने का आदी हो चुका हूँ। बिना प्यार की जिंदगी कैसी होती है, इसका एहसास अब मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें हमेशा के लिए उसे भूल जाना होगा। जो जिंदगी मैं पिछले 7 साल से जी रहा हूँ, वही जिंदगी अब तुम्हें हमेशा के लिए जीनी होगी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी सजा है, मगर याद रखना यह सजा किसी उम्र कैद से कम नहीं है। और बात मैं तुम्हारे बेटे की जान की तो जरूर बचा लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो याद रखना कि मेरे लिए तुम्हारे बेटे की जान लेना चुटकी बजाना जितना आसान होगा। चाहे तुम अपने बेटे को दुनिया की किसी भी कोने में छुपा लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बेटे का मरा चेहरा देखोगी तुम। मेरे पास परम की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने भी अपना वादा पूरा किया। कुछ ही घंटे में तुम मारवा हाउस लौट चुके थे। इसके बाद मेरी बारी थी परम की शर्त पूरी करने की। मेरे लिए मेरा बेटा जिंदा वापस घर लौट आया था। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी पूरी दुनिया में। तुम जब घर लौट गए, उसके बाद मैंने तुरंत डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी। अपने ससुर और सास को मैंने हंसराज की सारी करतूतें बता दी। उन्होंने भी तुम्हें अपने साथ रखना बेहतर समझा और अपने बेटे को घर से और जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि तुम्हारे दादा और दादी भी एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि मारवा खानदान की राजगद्दी पर बैठने के लिए उन्हें जो वारिस चाहिए था, उसके सारे गुण तुम में मौजूद थे। तुम्हारे पापा के होते हुए उन्होंने तुम्हें मारवा खानदान का अगला वारिस चुन लिया था। हंसराज देविका के साथ घर छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों बाद मैं भी मारवा हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चली गई। किडनैपिंग के बाद जब तुम घर वापस लौटे, उसके बाद हमेशा मैंने यह जानने की कोशिश की कि आखिर परम वर्मा यानी कि अक्षय वर्मा कौन था, क्या करता था, उसका परिवार कहाँ रहता था। मगर मुझे बस इतनी सी जानकारी मिली कि वह एक बहुत ताकतवर इंसान है
उसका खानदान पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपने कंट्रोल में रखना अच्छी तरह से जानता था। उसका खानदान इतना पावरफुल था कि लोग उसके खानदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। परम और उसका परिवार एक देश में शुरू होता था और दूसरे देश में उसका दिन ढलता था। अब तक मैं सिर्फ इतना जानने में कामयाब हुई थी कि जिस परम को मैंने कॉलेज के दिनों में प्यार किया था वह एक बेहद खतरनाक इंसान था जो मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अपने बेटे की जान की सुरक्षा के लिए और मारवा खानदान की सेफ्टी के लिए मैं हमेशा के लिए मारवा खानदान से दूर हो गई। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मगर मेरा यकीन करो, यह जितने भी साल मैंने तुम्हारी जुदाई में इस बंगले में अकेलेपन में गुजारे हैं, हर पल मेरे सीने में एक बात की राहत महसूस हुई कि उस रोज किडनैपिंग के बाद तुम जिंदा घर वापस लौट आए थे। मेरे बेटे की जिंदगी और उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मुझे अगले 7 जन्मों तक तुमसे दूर रहना पड़े तो भी मुझे मंजूर है और मैं खुशी खुशी यह सजा काटने के लिए तैयार हूँ। आयशा की कहानी पूरी हो चुकी थी, मगर रोहित का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। यह जानता था कि कहीं न कहीं उसकी माँ की दिल ही में उससे बेहद प्यार करती थी, मगर उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे से दूरी बनाकर रखी थी। रोहित इतना तो जानता था कि जरूर कोई ऐसा कारण था कि एक माँ ने जानबूझकर अपने बेटे को अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था, मगर रोहित यह नहीं जानता था कि आयशा किसी पर्सनल रीजन की वजह से रोहित को अपने से दूर नहीं रखी थी, बल्कि खुद रोहित की सेफ्टी के लिए ही आयशा ने रोहित को अपने आप से अलग कर दिया था। अपनी कहानी सुनाने के बाद आयशा ने एक लंबी राहत की सांस ली और अपना सर झुकाकर वहीं ग्रीन हाउस में बेंच पर बैठी रही। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ देर खामोश रहने के बाद आयशा ने रोहित की ओर देखा और कहा, मैंने परम को प्यार में धोखा दिया और उसने मुझे उसकी सजा सुनाई। यह किस्सा मुझसे शुरू हुआ और मेरी मौत के बाद ही ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेरी सजा यही है कि मैं इस वीरान बंगले में अकेले ही अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के बिना गुजारूं और कुछ सालों में यहीं पर अपनी आखिरी सांस ले लूं। कई बार मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। बेटे की जुदाई की गम बर्दाश्त करने से अच्छा मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लूं, मगर परम ने मुझे ऐसा भी नहीं करने दिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह चाहता है कि मैं पूरी जिंदगी अपने किए का पछतावा करती रहूं और सजा भुगतती रहूं। रोहित को मन ही मन पूरी कहानी सुनकर काफी पछतावा हो रहा था। रोहित इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी माँ ने किसी के डर की वजह से अपने बेटे को इतने साल अपने आप से अलग रखा। रोहित यह भी सोचने लगा कि आखिर इतना पावरफुल इंसान कौन हो सकता था। अगर रोहित सही था तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन का था तो वह क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन का था। वो लोग बेहद खतरनाक लोग थे। वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिस्टोफर ने नहीं शुरू की थी, बल्कि उसके परिवार वालों ने कई साल पहले वो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की थी। उन लोगों के अलावा इस दुनिया में ऐसा कौन था जो पूरी दुनिया में इतनी पहुंच रखता था। यह बात तो खुद रोहित भी नहीं जानता था, मगर वह इतना जरूर जानता था कि चाहे कितने भी खतरनाक लोग क्यों न हो, मगर रोहित उनसे निपटने की ताकत भी रखता था और तैयारी भी। रोहित खुद अंडरवर्ल्ड का सबसे रिस्पेक्टेड नाम था, जो किंग के नाम से ऑपरेट करता था, मगर यह बात कोई नहीं जानता था कि किंग और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा खुद है। रोहित अपनी इस आइडेंटिटी को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, मगर वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी के डर की वजह से अपने बेटे को अपने आप से अब एक पल के लिए भी और दूर रखे। रोहित को बीते हुए हर साल के लिए अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। काश यह बात रोहित को पहले पता होती तो रोहित ने यह किस्सा काफी दिनों पहले ही खत्म कर दिया होता, मगर रोहित जानता था कि अब बीती बातों पर सर पटकने से अच्छा यह होगा कि वह अपनी माँ के आने वाले भविष्य को किसी तरह सुधारने की कोशिश करे। रोहित अपनी माँ से कहना चाहता था कि अब उसे किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
और रोहित की सेफ्टी के लिए अब आयशा को रोहित से दूर रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित किसी तरह यह बात आयशा को कहने ही वाला था कि आयशा की मोबाइल पर वही नंबर फिर से फ्लैश होने लगा। अनिका ने देखा कि यह वही नंबर था जो पिछली रात भी आयशा की फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। रोहित और अनिका नंबर देखकर समझ चुके थे कि हो न हो यह कॉल जरूर परम वर्मा और अक्षय वर्मा का था। फोन बजते ही आयशा की धड़कनें तेज हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तेज सांसें लेते हुए आयशा ने अचानक ही यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। रोहित और अनिका आयशा के पास आए। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आयशा ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम कहीं छुप जाओ, प्लीज छुप जाओ तुम कहीं। अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। रोहित एक माँ की घबराहट अच्छी तरह से समझ सकता था, मगर रोहित जानता था कि वह खुद कितना पावरफुल था। आयशा की विला के आसपास रोहित ने कई सालों से किलाबंदी कर रखी थी। उसकी खुफिया जासूस विला के चारों तरफ फैले हुए थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था विला के अंदर रोहित पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। रोहित ने आयशा को शांत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद यह परेशानी तुम्हारी नहीं है, यह परेशानी अब तुम्हारे बेटे की है। उस आदमी के साथ अब मैं बात करूंगा। रोहित चाहे देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया था, मगर आयशा की नजरों में अभी भी रोहित वही 5 साल का बच्चा था जिसे वह मारवा हाउस छोड़ आई थी। रोहित ने आयशा का फोन अपने हाथ में लिया। आयशा ने रोहित को रोकते हुए कहा, नहीं रोहित, वह बहुत खतरनाक है, तुम उसे नहीं जानते, वह कुछ भी कर सकता है। रोहित ने आयशा को शांत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस एक बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। रोहित ने जैसे ही उस अननोन नंबर का कॉल रिसीव किया, एक गहरी और काफी आवाज रोहित के कानों पर पड़ी। तो आखिरकार तुमने हमारे बीच हुआ सौदा तोड़ ही दिया। मैंने तुम्हें सजा सुनाई थी, एक तरह का करार हुआ था हमारे बीच में, मगर तुमने उस करार को तोड़ दिया है। अपने बेटे से नज़दीकियां बढ़ाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारे बेटे से तुम्हारी नज़दीकियां तुम्हारे बेटे के लिए खतरनाक हो सकती है। यह मत भूलना कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारे बेटे को मरने से बचाया था। उस आदमी का आवाज़ और उसके तेवर देखकर रोहित यह समझ चुका था कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद परम वर्मा था। परम की बातों का जवाब देते हुए रोहित ने कहा, आज के बाद इस करार को निभाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है मुझसे करनी होगी। मेरी माँ को अब इस करार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की आवाज़ सुनकर कुछ देर तक खुद परम खामोशी रहे। फिर अचानक ही परम की गहरी और सख्त आवाज़ लाउड स्पीकर के जरिए ग्रीन हाउस में बैठे सभी लोगों को सुनाई देने लगी। परम ने कहा, अच्छा, छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया है। यह ठीक उसी तरह का होता है जैसे एक चिट्टी के पर निकल जाते हैं, मगर सर चढ़ो को उतारना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। जो बचाना जानता है वह मारना भी जानता है, इसलिए अपनी आवाज़ में नरमी लाओ और चुपचाप सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। इससे पहले कि रोहित परम की इस बात का जवाब दे पाता, आयशा ने गिड़गिड़ाते हुए परम से कहा, देखो प्लीज, मेरे बेटे को इन सब से दूर रखो। गलती मेरी है, तुम जो भी सजा देना चाहते हो मुझे दो, मगर मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। तुम्हारे कहने पर 20 साल मैं अपने बेटे से दूर रही। आगे भी जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, और अगर तुम किसी की जान ही लेना चाहते हो तो तुम मेरी जान ले लो। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, जो भी सजा देना चाहते हो मुझे दे दो। आयशा की बात सुनने के बाद लाउड स्पीकर पर जोर जोर से परम के हंसने की आवाज़ आने लगी। परम ने आयशा से कहा, यह सारी बातें हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अब हर बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। इनफैक्ट तुम्हें एक खरोच भी आ जाए तो मैं पूरी दुनिया जला सकता हूँ। यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अगर तुम्हारी गलती की सज़ा किसी को मिलेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे रोहित मारवा और मारवा खानदान को मिलेगी। मारवा खानदान को अब बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है।
यह कहने के बाद परम ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन के डिस्कनेक्ट होते ही आयशा के चेहरे की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई थी। आयशा को अब बस किसी तरह रोहित को इन सब झमेले से बाहर निकालना था। आयशा ने रोहित से कहा, देखो मुझे लगता है यह आदमी बहुत खतरनाक है। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए तुम किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई तुम्हें ढूंढ न सके। आयशा खुद समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती थी जहाँ द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा को ढूंढा ना जा सके, मगर वह किसी भी तरह अपने बेटे को परम की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर भेजना चाहती थी। रोहित ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा बड़ा हो चुका है। छोटे मोटे प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे नीचे काम कर रहे आदमी ही कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह प्रॉब्लम किसी छोटे मोटे ईगो सेटिस्फिकेशन से कोई बढ़कर है। आप फिक्र मत करना, हमें कुछ नहीं होगा। आयशा रोहित की बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। आयशा ने रोहित से कहा, देखो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में हंसराज को कभी किसी भी चापलूसी करते हुए नहीं देखा है, मगर मैंने हंसराज की आंखों में देखा है कि परम कितना पावरफुल है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इतनी आसानी से आयशा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि अब रोहित भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जब रोहित ने अनिका की आंखों में टेंशन देखा तो रोहित अनिका के पास जाकर अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। क्या यह बात सुनकर तुम्हारे फैसले में कोई बदलाव आ सकता है? आयशा भी काफी घबराकर अनिका के जवाब का इंतजार करने लगी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हो सकता है इतने पावरफुल आदमी के साथ अगर मैं दुश्मनी मोल ले लूं तो वह हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, मगर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, और समझो कि रातों रात मैं बैंक करप्ट हो जाता हूं, तब भी क्या तुम मेरे साथ रिश्ते में बरकरार रहोगी? रोहित के सवाल का अनिका ने बड़ी ही कैजुअली जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। अनिका ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो खुद भी काफी पैसे कमाती थी और जानती थी कि भले ही उसके पास मारवा खानदान जितनी प्रॉपर्टी ना हो, मगर रोहित की लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जितनी जरूरत थी इतनी इनकम तो अनिका आसानी से हासिल कर लेती थी। अनिका की यह बात सुनकर कहीं न कहीं आयशा ने भी राहत की सांस ली। आयशा नहीं चाहती थी कि उसके किए की सजा उसके बेटे के परिवार को मिले। अनिका किसी भी हालत में रोहित के साथ खड़ी रहेगी, यह बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने बेटे को अपने जीवन साथी के साथ इस तरह खुश देखकर आयशा ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम लोगों को भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। रोहित ने तुरंत आयशा को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। आयशा ने भी बिना कोई और कमेंट किए रोहित से कहा, हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें अब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, जल्दी जाओ और सारी तैयारियां कर लो। रोहित ने भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, सारी तैयारियां तो करनी होगी। उस घर में आप किस कमरे में रहेंगे, आपके कमरे की बनावट कैसी होगी, इन सारी चीज़ों में वक्त तो जाएगा। रोहित की बात सुनकर अचानक ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सच कहा रोहित ने, मगर मैं आपको जितना जानती हूँ आप काफ़ी सिंपल और साधारण जीवन जीने में मानती हैं। मुझे लगता है सालों बाद उस घर में लौटने के बाद भी आपको वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि रोहित और अनिका अचानक यह किस तरह की बात कर रहे थे। आयशा ने अपने कदम पीछे हटाते हुए रोहित और अनिका से कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं यहीं पर बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले 20 सालों से मैं यहीं पर रहती हूँ और अब मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी फिक्र मत करना। रोहित जानता था कि इतनी आसानी से आयशा मानने वाली नहीं थी, इसलिए रोहित को कोई मजबूरन तकरीब निकालनी होगी। रोहित ने कुछ ही देर अपने मन ही मन सोचने के बाद आयशा से कहा, बात दरअसल यह है माँ कि ज्यादातर अनिका या तो काम में बिजी होती है या तो अपनी नींद पूरी करने में बिजी होती है। बच्चों का ख्याल रखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। आप तो जानती हैं कि मुझे भी बहुत काम होता है। अनिका ने तुरंत रोहित की ये तरकीब समझ ली और रोहित की बात आगे बढ़ाते हुए अनिका ने कहा,
रोहित बिल्कुल ठीक ठाक कह रहा है। तीनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। आर्यन काफी समझदार है, मगर हम दोनों की गैर हाजिरी में वह अपने आप को कभी कभी काफी अकेला महसूस करता है। अगर उसकी दादी उसके साथ होंगे तो उसका अकेलापन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और रिया काफी शरारती है, अगर ध्यान न दिया जाए तो पूरा दिन गेम खेलती रहती है। रिया के लिए किसी बड़े का हमेशा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है, वरना रिया बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात कि रिया को अपनी दादी से काफी ज्यादा लगाव हो चुका है। अगर आप हमारे साथ उस घर पर नहीं आई तो हो सकता है रिया जिद करके यही आपके साथ रहने चली आए। और बात रही अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर अभी अभी परिवार के साथ शामिल हुआ है। अगर हम दोनों बिजी रहें तो हो सकता है क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की जो परवरिश की है उस परवरिश का बुरा असर बहुत जल्द अलेक्जेंडर के मन पर दिखने लगे और बड़ा होकर शायद अलेक्जेंडर भी किसी ऐसे ही रास्ते पर चल पड़े जो रास्ता क्रिस्टोफर ने उसे दिखाया है। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आयशा को एक पल के लिए भी यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके पोते पोतियों के लिए इस तरह की बात करे। जो आयशा नन्हे फूलों की इतनी फिक्र करती थी, उसके सामने रोहित और अनिका ने पोते पोतियों की बात रखकर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया था। अनिका और रोहित दोनों जानते थे कि जब बात बच्चों पर आएगी तो आयशा अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। आयशा की हाँ सुनते ही अनिका ने सावित्री को ग्रीन हाउस में बुलाकर कहा, आपका और मैडम का सारा सामान पैक करो, अब हम मारवा हाउस के बड़े घर जाकर साथ रहेंगे। अनिका के मुंह से यह बात सुनते ही सावित्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री अब एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह दौड़कर बंगले के अंदर चली गई। सावित्री के जाने के बाद आयशा ने ग्रीन हाउस में रखे अपने दोस्तों यानी कि पेड़ पौधों की ओर देखा। रोहित मारवा समझ गया था कि आयशा अपने पेड़ पौधों और फूलों को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। रोहित ने फोन पर किसी के साथ बात की और कुछ ही मिनट में 25-30 लोगों की फौज आयशा की विला के अंदर दाखिल हुई। एक एक करके रोहित के बॉडीगार्ड्स गमले में रखे पौधों को बड़े ही ध्यान से ग्रीन हाउस से निकालकर एक टेम्पो में भरने लगे। आयशा यह सब कुछ देखकर हैरान हो गई। आयशा जानती थी कि रोहित ने हमेशा से विला के आसपास अपने सीक्रेट एजेंट लगा रखे थे, जो लोग आयशा की सिक्योरिटी की देखभाल करते थे, मगर वह यह नहीं जानती थी कि रोहित ने एक छोटी सी फौज तैनात कर रखी थी। विला के बाहर अनिका भी इतने सारे बॉडीगार्ड्स को एक साथ देखकर चौंक गई थी। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, तुम तो अपने साथ एक आर्मी लिए घूमते हो, क्या तुम्हें अपनी जान से इतना प्यार है? रोहित ने भी मुस्कुराकर अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, यूँ कह लो कि मुझे जिंदगी से प्यार है, क्योंकि इस जिंदगी में अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। रोहित के चेहरे की मुस्कान देखकर अनिका समझ चुकी थी कि आज सालों बाद रोहित को यह महसूस हो रहा था जैसे उसकी छाती से एक बड़ा सा बोझ उतार लिया गया था। अपनी माँ को वापस अपने जीवन में पाकर रोहित बेहद खुश नजर आ रहा था। रोहित ने फिर से आयशा की ओर देखकर कहा, देखो माँ, और एक बात, वहाँ बड़े घर चलने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां अब आपको ही संभालनी होगी। आयशा ने फिर से हैरान होते हुए रोहित से कहा, नहीं नहीं, जब तक तुम्हारी दादी माँ है तब तक उस घर पर सिर्फ और सिर्फ उनका ही राज चलेगा। तुम नहीं जानते तुम्हारी दादी माँ को अगर। रोहित ने आयशा की बात को बीच में काटते हुए कहा, देखो माँ, बात दरअसल यह है कि दादी माँ को अनिका शायद अपनी बहू के रूप में एक कांटे की तरह खटक रही है, और तुम तो अनिका का स्वभाव अच्छी तरह से जानती हो। वह जितना लोगों का आदर करना जानती है उतना ही अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती है, और मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में दादी माँ की वजह से अनिका को किसी भी तरह की तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ तो वह मारवा हाउस के साथ साथ मेरी जिंदगी से भी चली जाएगी। रोहित की बात सुनते ही आयशा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो आज से उस घर की बागडोर मैं संभाल लूंगी। अनिका यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। अनिका जानती थी कि आने वाले दिनों में रोहित के इस फैसले का क्या अंजाम हो सकता था। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका रोहित की जान थी, और रोहित की खुशियों से बढ़कर आयशा की जिंदगी में और कुछ नहीं था। रोहित की यह बात सुनकर अनिका ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख दिया। अनिका जानती थी कि रोहित ने जानबूझकर यह बात कही थी,
मगर वह नहीं चाहती थी कि आयशा की नज़रों में रोहित अनिका की एक ऐसी इमेज बनाए। अनिका एक ऐसी बहू नहीं थी जो छोटी छोटी बातों के लिए अपने पति से लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली जाए। आयशा को मारवा हाउस शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू हो गया। तभी अनिका आयशा और रोहित से यह कहकर वहां से निकल गई कि उसे किसी अर्जेंट काम से हॉस्पिटल जाना था। आयशा और रोहित को लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को अनिका के इलाज की जरूरत थी, इसलिए अनिका इस तरह अचानक ही हॉस्पिटल जा रही थी। अपनी कार में बैठकर अनिका तेजी से हॉस्पिटल की ओर जाने लगी। इसके पीछे की वजह यह थी क्योंकि राजलक्ष्मी ने अनिका को मैसेज करके यह बताया था कि जो V15 पावर ड्रग अनिका ने राजलक्ष्मी को एग्जामिन करने के लिए दिया था, वह काम राजलक्ष्मी पूरा नहीं कर पा रही थी। भले ही परम की दी हुई धमकी अनिका के दिलो दिमाग में घूम रही थी, मगर इस वक्त अनिका के लिए उस V15 पावर ड्रग के बारे में जानकारी हासिल करना सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि उस पावर ड्रग का सीधा कनेक्शन अलेक्जेंडर की जिंदगी से जुड़ा था। अनिका यह जानना चाहती थी कि आखिर V15 पावर ड्रग है क्या चीज़। अगर वह एक सिर्फ नशीला पदार्थ होता तो अनिका के पास अलेक्जेंडर के शरीर में उठ रहे उसके साइड इफेक्ट से लड़ने का कोई न कोई जरिया जरूर होता। मगर अगर वह V15 पावर ड्रग सचमुच DNA में बदलाव करने वाला कोई ड्रग था, तो तब अलेक्जेंडर को अगर वह V15 पावर नहीं दिया गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। नशीले ड्रग का सेवन करने से इंसान का शरीर उसका आदी हो जाता है। खून में उसकी कमी की वजह से इंसान को काफ़ी तकलीफ पहुंच सकती थी। लेकिन अगर वो ड्रग शरीर के DNA स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है, तो इसका मतलब यह था कि अगर पिछली डोज का असर खत्म होने से पहले नया डोज नहीं दिया गया तो वहीं पर इंसान की मौत हो सकती थी। इस वक्त अनिका के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि क्रिस्टोफर ने जो डेडलाइन बताई थी उससे पहले अलेक्जेंडर को वह V15 देना जरूरी था या नहीं। जब अनिका लैब में पहुंची तो राजलक्ष्मी काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। राजलक्ष्मी ने अनिका के आते ही अनिका से कहा, मैडम, मैंने पूरे 28 घंटे कोशिश की है यह जानने की कि आखिर यह ड्रग है क्या चीज़, मगर मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ कि यह ड्रग किन कंपोनेंट से बना है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कोई खतरनाक सब्सटेंस देखा है। मैडम, इतने घंटों से मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं यह पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आखिर इसे बनाया किस तरह गया है। क्या फार्मूला से बनाया गया होगा, यह भी जानना बहुत मुश्किल है। अनिका कहीं न कहीं राजलक्ष्मी से इसी जवाब को एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि अगर इस पावर ड्रग के फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान होता तो क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पिछले 25 सालों में जरूर इसका तोड़ निकाल लेती और V16 पावर ड्रग खुद ही बनाकर इस्तेमाल कर लेते। मगर अनिका जानती थी कि इस ड्रग के फार्मूला तक पहुंचना इतना आसान नहीं था और इसीलिए इतने साल बीतने के बावजूद आज भी क्रिस्टोफर को उस फार्मूला की तलाश थी जो स्वाति ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन से चुराया था। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, ठीक है, तुम कुछ देर आराम करो, मैं इस ड्रग को एग्जामिन करने की कोशिश करती हूँ। राजलक्ष्मी ने सारा चार्ज अपने हाथ में लेने के बाद अनिका उस पावर ड्रग की एक छोटी सी बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करने लगी। अनिका धीरे धीरे अलग अलग तरह के टेस्ट करने लगी। देखते ही देखते 3 दिन गुजर गए। अनिका बिना रुके बिना पलके झपकाए उस लिक्विड पावर ड्रग का एग्जामिनेशन करती रही। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद अनिका की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। अनिका की आंखों के नीचे काले धब्बे नजर आने लगे थे। अनिका का शरीर और दिमाग जवाब दे चुका था, मगर अनिका के अंदर की माँ उसके शरीर को किसी तरह बांधे हुए थी। अनिका के लिए जानना बहुत जरूरी था कि आखिर पावर ड्रग क्या चीज़ थी। लगातार 3 दिनों की मेहनत के बाद अनिका यह जानने में कामयाब हो गई कि पावर ड्रग की बनावट किस तरह की गई थी। मगर सच्चाई पता चलते ही अनिका के चेहरे पर काफ़ी मायूसी नजर आने लगी। पावर ड्रग कोई मामूली नशीले पदार्थों से बना हुआ नहीं था, बल्कि सचमुच इंसान के DNA स्ट्रक्चर में और इंसान के शरीर के जीन्स में बदलाव करने वाला एक ड्रग था। इसका मतलब यह था कि अगर डेडलाइन से पहले अलेक्जेंडर को V15 का इंजेक्शन नहीं दिया गया तो अलेक्जेंडर की किसी भी वक्त मौत हो सकती थी। अलेक्जेंडर के बारे में सोच सोचकर अनिका की सांसें तेज होने लगी थी।
अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत के मुंह से जाता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर वह यह भी नहीं समझ पा रही थी कि V15 का इंजेक्शन देने के बाद अलेक्जेंडर का फ्यूचर क्या होगा। अनिका को आशीष ने बताया था V15 के बाद एक और आखिरी पावर ड्रग की डोज देनी जरूरी हो जाती है, जिसका नाम था V16 पावर ड्रग। आशीष डोगरा का ख्याल आते ही अनिका ने अपनी जेब से फोन निकालकर आशीष के भेजे हुए नंबर पर कॉल लगा दिया। कुछ रिंग बजने के बाद आशीष ने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही आशीष ने अनिका से कहा, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लोग मुझ पर अब शक करने लगे हैं। पहले यहाँ के लोग मुझ पर काफी भरोसा दिखाया करते थे, मगर अब उन लोगों को मेरे सवाल काफी अजीब लगने लगे हैं। इसलिए कुछ लोगों को मुझ पर शक हो गया है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस मरने से पहले मैं मुझे सौंपा हुआ काम पूरा करना चाहता हूँ। इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की जड़ तक पहुंचकर इन्हें खत्म करने में तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी मौत पक्की है, मगर मेरी मौत फिजूल नहीं जानी चाहिए। बस दिन रात मैं यही प्रार्थना करता हूँ। अनिका आशीष की मेंटल सिचुएशन अच्छी तरह से समझ सकती थी। जो काम स्पेशल डिपार्टमेंट ने आशीष को सौंपा था वह काफी मुश्किल और खतरनाक था, मगर इस वक्त एक माँ को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जान की परवाह थी। इसलिए अनिका ने आशीष से पूछा, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, क्या अलेक्जेंडर को V15 ड्रग इंजेक्ट करना जरूरी है? अनिका का सवाल सुनने के बाद आशीष ने कहा, देखो यह बेहद जरूरी है। अगर वक्त पर अलेक्जेंडर को यह डोज नहीं दिया गया तो उसके दिमाग की नसें तंग हो सकती हैं और कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की मौत भी हो सकती है। देखो, पहले मैं नहीं जानता था कि अलेक्जेंडर तुम्हारा बेटा है, मगर मैंने अलेक्जेंडर को दी हुई पावर ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है। यह पावर ड्रग काफ़ी अलग अलग तरीकों से काम करता है। कभी कभी किसी इंसान के शरीर में जाकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, तो कभी किसी की मेंटल स्ट्रेंथ। और अलेक्जेंडर को जो पावर ड्रग की डोज दी गई है, उसने अलेक्जेंडर की मेंटल स्ट्रेंथ किसी आम बच्चे के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा तेज कर दिया है। मगर उसके शरीर में DNA स्ट्रक्चर में जो बदलाव आए हैं वह अभी यूँ समझ लो कि आधे हैं, और अगर इन बदलाव को पूरा नहीं किया गया तो अलेक्जेंडर की ज़िंदगी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और अब इन बदलाव को तभी पूरा किया जा सकता है जब पावर ड्रग की डोज पूरी हो। इसका मतलब यह है कि पहले V15 पावर ड्रग का डोज और उसके बाद वक्त रहते हुए अगर तुम V16 पावर ड्रग तक पहुंच पाओ तो अपने बेटे की जान बचा सकती हो। अनिका अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए उसे V15 पावर ड्रग का डोज देना जरूरी हो गया था, और अब किसी भी हालत में उसे अलेक्जेंडर को वह इंजेक्शन देना ही होगा। मगर अनिका एक और बात को लेकर काफ़ी परेशान हो गई। अनिका के लिए स्वाति ने V16 पावर ड्रग के डोज तक पहुंचने के जो क्लू छोड़े थे, अनिका उन क्लू के बारे में पता नहीं कर पा रही थी। अनिका के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। अनिका किसी भी हालत में अपने बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकालना चाहती थी। दुनिया की इतनी नामचीन डॉक्टर होने के बावजूद अनिका आज अपने आप को काफ़ी बेसहारा और कमज़ोर महसूस कर रही थी। अनिका की आंखों के सामने उसका बेटा मौत के मुंह की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा था, मगर अनिका उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। आशीष ने फ़ोन पर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने V16 ड्रग का फार्मूला और आखिरी डोज का सैंपल कहाँ छुपा रखा है, यह तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, किसी तरह का कोई क्लू मिले तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। अब इस वक्त मेरा तुमसे बात करना ठीक नहीं होगा। यहाँ हर तरफ बहुत खतरा है। मेरी मौत से पहले अगर मैं तुम लोगों की कुछ काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी सुराग मिलती ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। यह कहने के बाद आशीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर स्वाति ने V16 ड्रग का आखिरी डोज कहाँ छुपा रखा था। आशीष के कहने से एक बात तो साफ हो गई थी कि न जाने दुनिया में कितने ऐसे पावरफुल इंसान होंगे जिन्हें उस ड्रग से इंजेक्ट किया गया होगा। अनिका एक के बाद एक दुनिया में हुई कई अविश्वसनीय बातों को अपने मन ही मन याद करने लगी। कई बार ऐसा होता था कि एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता था। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे करते यह बच्चे हो सकता था कि इसी पावर ड्रग के रैकेट का शिकार हो।
कई बार यह भी सुना गया था कि बहुत कम उम्र में ही बड़े बड़े साइंटिस्टों ने काफ़ी रहस्यमयी सिचुएशन में अपनी जान गंवा दी थी। क्या यह सब उसी बात की ओर इशारा कर रहा था कि दुनिया में कई ऐसे असाधारण लोग इसी पावर ड्रग के सेवन की वजह से काफ़ी कम वक्त के लिए सुर्खियों में आ गए थे। अनिका ने अब तक यह बात भी जान ली थी कि V16 पावर ड्रग अगर एक बार दुनिया के सामने आ जाए तो देखते ही देखते यह सारे लोग जो साधारण इंसान के मुकाबले काफ़ी असाधारण शक्तियाँ अपने शरीर में लिए घूम रहे थे, वह लोग हमेशा के लिए इन शक्तियों को अपने अंदर बसाने में कामयाब हो जाएंगे। देखते ही देखते यह दुनिया काफ़ी बदल सकती थी। अगर कोई चाहे तो इन शक्तियों का सदुपयोग करके इंसानी कौम की बेहतरी के लिए भी काम कर सकता था। मगर अगर यह V16 पावर ड्रग किसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ लग गया तो वह लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी इंसानी कौम को अपने कब्जे में कुछ ही दिनों के अंदर कर सकते थे। एक छोटा सा देश कुछ लोगों की आर्मी को इतना ताकतवर बना सकते थे कि वह बड़े से बड़े देश की सलाख के लाखों लोगों की आर्मी से लड़कर भी उस देश पर कब्जा कर सकते थे और भी कई खतरनाक वारदातों को अंजाम दिया जा सकता था जो इंसानी कल्पना से परे थी। और अगर ऐसा हुआ और V16 पावर ड्रग खतरनाक लोगों के हाथ लग गया तो एक बात पक्की थी कि दुनिया बहुत तेजी से अपने अंत की ओर आगे बढ़ने लगेगी। मगर एक माँ के मन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि वह किस तरह उस V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर अपने बेटे की जान बचाए। अनिका इस वक्त किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकती थी। तभी अनिका के फोन पर रोहित का नंबर फ्लैश होने लगा। अनिका ने कॉल रिसीव किया मगर अनिका अपनी ही गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका के कानों पर रोहित की आवाज पड़ी। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? उस ड्रग के बारे में कुछ पता चला? अनिका ने एक लंबी सांस लेकर रोहित को जवाब दिया, हमें अभी इसी वक्त अलेक्जेंडर को V15 पावर ड्रग का इंजेक्शन देना होगा। जब अनिका ने रोहित से कहा कि अलेक्जेंडर को अब जल्द से जल्द V15 पावर ड्रग का डोज देना होगा, तब रोहित समझ गया था कि अनिका जान चुकी थी कि अब अलेक्जेंडर की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका के पास इसके अलावा और कोई तरीका होता तो अनिका कभी भी रोहित को यह नहीं कहती कि अलेक्जेंडर की ट्रीटमेंट उस पावर ड्रग के जरिए किया जाए। अनिका की बात सुनकर रोहित भी काफी मायूस हो गया था। रोहित को अनिका की काबिलियत पर काफी भरोसा था। रोहित भी जानता था कि अनिका देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक थी। और जब अनिका ने ही खुद अपने बेटे के लिए पावर ड्रग को ही इलाज का एकमात्र तरीका समझा था, इसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर का शरीर पूरी तरह से ड्रग का मोहताज हो गया था। अनिका ने फोन पर रोहित से कहा, वैसे अलेक्जेंडर की तबीयत कैसी है? रोहित ने अनिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 3 दिन पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मगर पिछले 2 दिनों से अलेक्जेंडर बार बार सर में दर्द की कंप्लेन करता रहता है। मगर दर्द काफ़ी मामूली था, इसलिए उसने दवाई लेने से या डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल मना कर दिया है। मगर कल अचानक ही आर्यन के साथ जब वह कमरे में एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तब अचानक ही उसके सर में जोर से दर्द उठा। मैंने हमारी हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर को घर बुला लिया। वह अपनी पूरी टीम के साथ सारे इक्विपमेंट्स लेकर घर पहुंचे। अलेक्जेंडर को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए डॉक्टर ने अलेक्जेंडर को नींद का इंजेक्शन दे दिया और अब डॉक्टरों की पूरी टीम अलेक्जेंडर की तबीयत पर नज़र बनाए हुए है। अलेक्जेंडर इस वक्त बेहोश है, मगर डॉक्टरों का कहना है कि होश में आते ही वह फिर से वही दर्द महसूस कर सकता है। वैसे उसकी बाकी रिपोर्ट्स काफ़ी नॉर्मल है, बस डॉक्टरों को यह समझ नहीं आ रहा है कि अलेक्जेंडर को सर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। भले ही कोई समझ में यह नहीं आ रहा था कि अलेक्जेंडर के सर में इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा था, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। अनिका ने रोहित से कहा, एक काम करो, अभी इसी वक्त उसे V15 पावर ड्रग का इंजेक्शन दे दो। अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर तुमसे पूछे कि यह कौन सी दवाई है तो उनकी बात मुझसे करवा देना। मैं उनसे कहूँगी कि यह माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद असरदार दवाई है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह अपनी हॉस्पिटल के डॉक्टर से कोई भी फरमाइश करता तो वह लोग कभी रोहित की बात को टाल नहीं सकते थे।
रोहित को इस बात का डर नहीं था कि वह डॉक्टर रोहित को उस ड्रग के बारे में पूछेंगे, मगर वह चाहता था कि अलेक्जेंडर को इंजेक्शन खुद अनिका लगाए और अलेक्जेंडर के शरीर में हो रहे बदलाव को अनिका अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर सके। इसलिए रोहित ने अनिका से कहा, देखो, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलेक्जेंडर बिल्कुल सेफ है। मेरे ख्याल से जब तक तुम घर पहुंचोगी तब तक अलेक्जेंडर की देखभाल करने के लिए खुद लाइफ केयर हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर और उनका स्टाफ यहाँ मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से उस ड्रग के होने वाले असर को देखो और अलेक्जेंडर के शरीर में होने वाले बदलाव को तुम खुद अपनी आंखों के सामने महसूस कर सको। अनिका जानती थी कि लाइफ केयर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स काफ़ी काबिल थे, मगर वह रोहित की बात भी अच्छी तरह समझ सकती थी। इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के अनिका तेजी से अपनी कार ड्राइव करके मारवा हाउस पहुंची। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर को रखे गए कमरे में पहुंची, अनिका ने तुरंत पावर ड्रग का इंजेक्शन तैयार करके अलेक्जेंडर को इंजेक्शन दे दिया। आसपास खड़े किसी भी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वह अनिका को पूछ सके कि उन्होंने अलेक्जेंडर को कौन सा इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के बाद अनिका लगातार मॉनिटर पर अलेक्जेंडर के हार्ट बीट और दिमाग में हो रहे वाइब्रेशन को मॉनिटर करने लगी, मगर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। सारे रिपोर्ट्स को देखकर और अलेक्जेंडर के शरीर में लगे सारे मॉनिटर की रीडिंग देखने के बाद दुनिया का कोई डॉक्टर यह नहीं कह सकता था कि आखिर अलेक्जेंडर को क्या तकलीफ हो रही थी। इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ही पल बीते थे कि अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी। आसपास खड़े डॉक्टर यह देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। अलेक्जेंडर को एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया गया था, जिसके कारण अलेक्जेंडर कम से कम 10 घंटे तक होश में न आ सके, मगर एनेस्थेटिक इंजेक्शन लगाए अभी सिर्फ 6 घंटे हुए थे और अलेक्जेंडर ने अपनी आंखें खोल दी थी। यह देखकर आसपास खड़े डॉक्टर काफी हैरान हो गए। अनिका बड़े ही गौर से अलेक्जेंडर का चेहरा देखने लगी। रोहित ने अलेक्जेंडर से पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? अलेक्जेंडर काफी सरप्राइज होकर रोहित और अनिका की ओर देख रहा था। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग उसके कमरे में क्या कर रहे थे और वह इस तरह से मशीनों के बीचों बीच बिस्तर पर क्यों लेटा हुआ था। अनिका और रोहित की ओर हैरानी से देखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वह आर्यन के साथ उसकी दी हुई चैलेंज पूरी करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने मुझे एक 10th स्टैंडर्ड्स का मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिया था सॉल्व करने के लिए, जो उसे सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी। हाँ, कुछ देर तक तो मैं भी सोच में पड़ गया कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, मगर पता नहीं फिर मेरी आंख कैसे लग गई और जब मैं जागा हूँ तब मुझे एहसास हो रहा है कि वह प्रॉब्लम तो काफ़ी सिंपल था। मेरे दिमाग में काफ़ी देर से सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका चल रहा था और अब जागने के बाद मुझे याद आया कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो काफ़ी इजी है। अनिका और रोहित दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुम्हें सर में दर्द महसूस हो रहा है? अलेक्जेंडर ने फिर से हैरानी से अनिका की ओर देखकर कहा, नहीं, वह तो 2 दिन पहले थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मगर इस वक्त तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलेक्जेंडर के बाकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी नॉर्मल थे। अनिका यह देखकर हैरान थी कि अलेक्जेंडर बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अलेक्जेंडर इतना नॉर्मल कैसे था। क्या वाकई में V15 इतना पावरफुल था या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? यह बात ना तो अनिका समझ पा रही थी और ना ही रोहित, मगर वह दोनों एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टोफर की बात को हल्के में लेकर वह कोई गलती नहीं कर सकते थे। अगर उसकी बात सच हुई और यह सब कुछ V15 ड्रग के असर की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब साफ था कि अगले 3 महीनों में इनका असर भी पूरा हो जाएगा और अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 ड्रग का इंजेक्ट किया जाना बहुत जरूरी हो जाएगा। अब अनिका यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि आखिर वह V16 ड्रग तक किस तरह पहुंचे। अनिका की परेशानी देखकर रोहित अनिका को कमरे के एक कोने में ले गया। रोहित ने अनिका से पूछा, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद ही V16 का फार्मूला ढूंढकर उस ड्रग को बना लो, ताकि 3 महीने के भीतर हम अलेक्जेंडर को उस पावर ड्रग की आखिरी डोज देकर उसे बचा लें। अनिका अच्छी तरह से समझती थी कि रोहित क्या कहना चाहता था,
मगर अनिका खुद लेबोरेटरी में V15 पावर ड्रग का टेस्ट करके आई थी। अनिका जानती थी 3 महीनों में V16 पावर ड्रग का फार्मूला बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता था। भले ही अनिका एक असाधारण डॉक्टर थी, मगर इतनी शक्तिशाली और पावरफुल ड्रग को बनाने के लिए अनिका के पास भी वक्त बहुत कम था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि 3 महीनों के अंदर V16 पावर ड्रग को बनाना उसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। इससे बेहतर यही होता कि अनिका स्वाति के छोड़े हुए क्लू को ढूंढकर किसी तरह उस पावर ड्रग तक पहुंच जाए। मगर अनिका अब ये सोचकर हैरान हो रही थी कि वह किस तरह स्वाति के छोड़े हुए क्लू को पहचाने। अनिका और रोहित अभी इस उलझन में ही फंसे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे के खुलते ही आयशा, रिया और आर्यन के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। दोनों बच्चों ने आयशा का हाथ पकड़ रखा था। तीनों को एक साथ देखकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित को अपना परिवार धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा था। जब रोहित की नज़र फिर से अनिका पर पड़ी तो रोहित ने महसूस किया कि अनिका काफ़ी हद तक मायूस नजर आ रही थी। अनिका के दिल में बस अब एक ही बात चल रही थी कि किस तरह वह अपने बेटे अलेक्जेंडर को मौत के चंगुल से बाहर निकाल सके। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को अपनी मां के छोड़े हुए क्लू तक किसी भी तरह पहुंचना था। रोहित अनिका को दिलासा देने ही वाला था कि अचानक मारवा हाउस के हॉल में शोर शराबे की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मारवा हाउस में इस तरह ऊंची आवाज में कौन बात कर रहा था। जब रोहित और बाकी लोग कमरे के बाहर निकले तब रोहित ने देखा कि नीचे हॉल में हंसराज जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर घर के नौकरों को डांट रहा था। घर का एक सिक्योरिटी गार्ड हंसराज के सामने हाथ जोड़कर कर रहा था, सर मुझे माफ कीजिए, मगर आपको अंदर आने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। हंसराज ने उसे डांट लगाते हुए कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, इस घर के असली मालिक का बेटा मैं हूँ। मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर चाहो तो तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में केस भी कर सकते हो, मगर वहाँ भी तुम मेरा बाल बांका नहीं कर पाओगे, क्योंकि भले ही मैंने इस घर के और मारवा खानदान की प्रॉपर्टी से अपने सारे अधिकारों को त्याग दिया है, मगर मुझे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। कांच की लिफ्ट से रोहित को जब नीचे आता हुआ हंसराज ने देखा तो रोहित को देखते ही वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने? इतने बड़े मारवा कारपोरेशन के हेड हो तुम, मगर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए हमेशा ही हर फैसला अपने दिमाग से लिया करोगे, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमजोर हो कि एक औरत की बातों में फंसकर पूरे के पूरे मारवा परिवार को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इतने बड़े खतरे में डाल दोगे। रोहित जब लिफ्ट से बाहर निकला तो रोहित के पीछे पीछे आयशा भी लिफ्ट से बाहर निकली। आयशा की ओर इशारा करके हंसराज ने कहा, इस औरत को इस घर में लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें पता नहीं है कि इस औरत की वजह से क्या कयामत आ सकती है हम लोगों पर। न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि पूरा का पूरा मारवा खानदान खतरे में पड़ जाएगा। क्या तुम इतना भी नहीं जानते इस औरत ने किसके साथ दुश्मनी मोल ली है और वह आदमी क्या कर सकता है? रोहित ने हंसराज की बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तुम लोगों से कहा था ना, इन्हें अंदर बिल्कुल न आने दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड रोहित के सामने झुका कर खड़ा रहा। तभी रोहित को आगे बोलने से रोकते हुए हंसराज ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए रोहित से कहा, मैं अंदर कैसे आया इस बात की फिक्र करना छोड़ो और अपने आप को इस घर से बाहर निकलने से रोक सको तो रोक लो। हंसराज की यह बात सुनकर आयशा और आसपास खड़े बाकी लोग हैरान रह गए।